नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी में। दोस्तों आज हम क्लास 12th के लिए इंग्लिश का 100 मार्क्स का दोस्तों क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो का एक भी प्रश्न आप स्किप नहीं कीजिएगा, आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। दोस्तों ये हमारा इंग्लिश का दूसरा वीडियो है, इससे हम पहला वीडियो कर चुके हैं। अगर जो आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी आप जाके देख लीजिएगा। और हम आगे भी दोस्तों इंग्लिश का इसी तरह का वीडियो लाते रहेंगे। चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कर दीजिए। चलिए आप पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न में आपसे पूछा गया है, हैव यू सीन डैश ताजमहल। देखिए इसमें आपसे पूछा गया दोस्तों कि चूज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ आर्टिकल, और यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि हैव यू सीन डैश ताजमहल। यहाँ ताजमहल लिखा हुआ है दोस्तों, और दुनिया में जो भी एक चीज़ है उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा द। यहाँ पे हम द का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। हैव यू सीन द ताजमहल, मतलब इसका होगा दोस्तों, क्या तुमने ताजमहल देखा है। इसका मतलब हो गया क्या तुम ताजमहल देखा है। चलिए अगला प्रश्न आप देखिए, दूसरा नंबर। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि आई एम डैश माई बेड, चूज द बेस्ट ऑप्शन। इसमें आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। और देखिए दोस्तों आई एम लिखा हुआ है, और एम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो वर्ब होता है दोस्तों, V4 का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए मेक लिखा हुआ जो V1 है, ऑप्शन नंबर सी हमारा कैंसिल हो गया। टू मेक लिखा हुआ ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे V1 है। यहाँ देखिए हैड मेकिंग लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है दोस्तों, क्योंकि आप जानते होंगे कि हैड के बाद क्या आता है। हेड के बाद जब भी आता है तो भी थर्ड आता है। यहाँ पर प्रयोग किया गया है V4, या ऑप्शन नंबर डी हमारा इसी तरह से गलत हो गया। अब देखिए मेकिंग बच गया, हमारा मेकिंग जो होगा दोस्तों राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में V4 का हम प्रयोग करते हैं वर्ब के चौथे रूप को, तो इसलिए हमारे यहाँ मेकिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, आई एम मेकिंग माई बेड, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न आप देखिए, तीसरा नंबर। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि आइदर ऑफ द टू डैश एक्सेप्टेबल। तो देखिए चूज द बेस्ट ऑप्शन इसमें करना है आपको, कि इसमें से बेस्ट ऑप्शन कौन होगा। तो देखिए आइदर जो है यहाँ पे दोस्तों, आइदर के साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। आइदर हो या नाइदर हो दोस्तों, दोनों के साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अगर यहाँ पर आइदर लिखा हुआ है तो सिंगुलर वर्ब प्रयोग करेंगे। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में आर जो है ये प्लुरल वर्ब है, ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ सी ऑप्शन में हैव लिखा हुआ है, ये भी प्लुरल वर्ब है, ये भी कैंसिल हो गया। अब देखिए हैज़ और इज दोनों सिंगुलर है, मगर हैज के बाद जो होता है दोस्तों भी थर्ड आता है। हैज के बाद क्या आता है, भी थर्ड। एक्सेप्टेबल जो है भी थर्ड नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है हैज, ये भी नहीं होगा। तो अब ऑप्शन नंबर बी बच गया, जो हमारा की राइट आंसर होगा। इसका होता है कि आइदर ऑफ द टू इज एक्सेप्टेबल, यानी कि दोनों में से एक जो है एक्सेप्टेबल है, दोनों में से एक एक्सेप्टेबल है। राइट आंसर यहाँ पर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आप देखिए, चौथा नंबर। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि कमलेश हैज बीन डैश हिज हाउस फॉर अ फ्यू डेज, चूज द बेस्ट ऑप्शन। इसमें आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है दोस्तों। तो देखिए कह रहा है कमलेश हैज बीन डैश हिज हाउस फॉर अ फ्यू डेज। तो देखिए यहाँ पे बीन का प्रयोग किया गया है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का बात किया जा रहा है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दोस्तों V4 आता है, तो V4 हमारा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। ये भी आप जानते होंगे कि बीन के बाद क्या आता है, V4 आता है, क्योंकि यहाँ पर जो टेंस का प्रयोग किया गया है दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए में जो भी थर्ड लिखा हुआ है, रिपेयर्ड
ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। यहाँ पे हैड रिपेयर्ड लिख दिया है, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। यहाँ पर बिल रिपेयर लिखा है, बिल रिपेयर भी नहीं होगा। यहाँ रिपेयरिंग जो होगा दोस्तों हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हैज बीन जो लिखा हुआ है बीन, इसके बाद V4 आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा। इसका हिंदी होगा दोस्तों, कमलेश हैज बीन रिपेयरिंग हिज हाउस फॉर अ फ्यू डेज। मतलब कुछ दिन से कमलेश अपना घर को रिपेयरिंग करवा रहा है, मरम्मत करवा रहा है। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न आप देखिए 5वां नंबर। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि ही सेड इन्वर्टेड कॉमा आई हैव गोट अ टूथेक। तो देखिए इसमें आपसे पूछा गया है दोस्तों, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। आपको इनडायरेक्ट नरेशन चूज करना है, डायरेक्ट नरेशन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ही सैड इन्वर्टेड कॉमा आई हैव गोट अ टूथेक। तो देखिए यहाँ से इस जो लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर सैड जो लिखा हुआ है, हम सैड को सैड ही लिख देते हैं, आपको हम पहले ही बताएं। तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी लिखा हुआ है इसमें नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हैड सैड कर दिया है। ठीक, और यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर बी ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो लिखा हुआ है सैड, और सैड को यहाँ पर क्या चेंज कर दिया है, से, जो कि ये गलत है। तो देखिए सैड को हम चेंज जो करते हैं दोस्तों, सैड में ही चेंज करते हैं, इसलिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर देखिए इसमें भी सैड लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में भी सैड लिखा हुआ है, पर इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हटा के दोस्तों हम दैट का लिखते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दैट का प्रयोग नहीं किया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। और देखिए यहाँ दैट का प्रयोग किए, जो आई लिखा हुआ है दोस्तों फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो ही के अनुसार क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पर ही रह जाएगा। और देखिए यहाँ पे हैव लिखा हुआ है, तो हैव को हम हैड में चेंज कर देते हैं जब हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं। ये जो लिखा है दोस्तों टूथेक, तो टूथेक मतलब जो होता है दांत दर्द होता है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप देखिए 6ठा नंबर। ये प्रश्न भी दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि माई ब्रदर डिड नॉट डैश हर, चूज द मीनिंगफुल एक्सप्रेशन। इसमें आपको मीनिंगफुल एक्सप्रेशन चूज करना है। तो देखिए यहाँ जो डिड नोट लिखा हुआ है दोस्तों, डिड नोट के बाद जब भी कोई भी वर्ब आता है तो V1 आता है, तो इस ऑप्शन में जो V1 है वो हमको चूज करना है। देखिए ऑप्शन नंबर बी में चूजिंग लिखा हुआ है, जो कि V4 है, ये ऑप्शन कैंसिल। और ये ऑप्शन नंबर डी में जो है दोस्तों चूजन है, ये भी ऑप्शन कैंसिल, क्योंकि ये V3 का प्रयोग किया गया है। और ये चूजिंग ऑप्शन नंबर बी में V4 का प्रयोग किया गया है। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए और सी, आपको इसमें लग रहा होगा कि V1 कौन होगा, चूज जो लिखा हुआ है, तो चूज मतलब होता है दोस्तों चुनना, ये आप जानते होंगे। तो CHOOSE लिखा हुआ है दोस्तों, ये वर्ब का V1 फॉर्म है। और ये जो लिखा हुआ है CHOAC, ये वर्ब का V2 फॉर्म है। ठीक है, इसलिए जो आपका यहाँ पर वर्ब का V1 जो है दोस्तों CHOOAC है, इसलिए हमारे यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1 कैंसिल हो गया, क्योंकि V2 है और हमको डिड नोट के बाद V1 लाना है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया, CHOOAC। सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो गया। अगला प्रश्न आप देखिए 7वां नंबर। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा क्या होगा कि मैं भी कोई भी वीडियो को अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको भी प्राप्त होगा। और दोस्तों मैं इंग्लिश का इसी तरह के वीडियो और अच्छे लाने वाले हैं। इंग्लिश का तैयारी आपका नहीं है तो मैं जो भी कॉन्सेप्ट को बता रहा हूं उसको आप कॉपी में नोट करते चलिए और उसको बार बार रिवीजन करते चलिए, आपका एग्ज़ाम में बहुत अच्छा इंग्लिश से मदद मिलेगा। बस जो बता रहे हैं उसको आप बार बार रिवीजन करते रहिए। चलिए आप देखिए 7वां प्रश्न को, और जो भी पॉइंट बता रहे हैं दोस्तों, जैसे कि हम अभी आपको बताएं कि डिड नोट के बाद V1 आता है, तो इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए कि डिड नोट के बाद जब भी आएगा तो V1 आएगा। ठीक, इस तरह सब नोट करते चलिए दोस्तों। मैं आपको वादा दिलाता हूं कि आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छा मार्क्स इंग्लिश में प्राप्त होगा। चलिए आप देखिए 7वां प्रश्न। इसमें आपको कह रहा है कि चूज द
करेक्ट स्पेलिंग। इसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है दोस्तों। तो देखिए इसमें फैमिली का स्पेलिंग पूछा गया है, तो फैमिली का स्पेलिंग क्या होता है? FAMIL बाई, ये होता है फैमिली का स्पेलिंग दोस्तों। मगर देखिए यहाँ बाई को रिमूव कर दिया है और इसके जगह पर IES लिख दिया है, यानी कि इसका फैमिली का प्लुरल बना दिया गया है, फैमिलीज कर दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए हमारा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि इसमें जो करेक्ट स्पेलिंग है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए में ही लिखा हुआ है, बाकी ऑप्शन में गलत लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो गया। इसका प्लुरल बनाया हुआ है दोस्तों, क्यों बाई को रिमूव करके हम IES लगा देते हैं तो प्लुरल बन जाता है, इसलिए इसका फैमिलीज कर दिया है, फैमिली का प्लुरल बना दिया है। अगला प्रश्न आप देखिए 8वां नंबर, BR टाउट ग्रामर बाय मिस्टर सिंह। इसमें आपको चूज करना है दोस्तों बेस्ट एक्टिव वॉइस। ठीक है, और देखिए ये जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है ये पैसिव में दिया हुआ है और चूज करना है ये चारों ऑप्शन में आपको एक्टिव वॉइस में। ठीक है, तो देखिए एक आपको बेस्ट रूल हम बताए थे दोस्तों कि जिस सेंटेंस में भी थर्ड उपलब्ध रहेगा वो सेंटेंस पैसिव वॉइस होता है। तो इसमें टाउट देखिए है, तो ये पैसिव सेंटेंस है और आपको चूज करना है एक्टिव सेंटेंस में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है टीचिंग, ये एक्टिव वॉइस है, हमको ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ पैसिव वॉइस है। तो टीचिंग है तो पैसिव वॉइस में क्या होना चाहिए? बिगिंग, जो कि बिगिंग नहीं उपलब्ध है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ से खत्म हो जाता है। अब ऑप्शन नंबर डी को देखिए, यहाँ बिल लिखा हुआ है। अब अगर जो एक्टिव वॉइस में बिल है तो पैसिव वॉइस में बिल भी होगा, जो कि बिल भी पैसिव वॉइस में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी कैंसिल हो जाता है। और ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों मिस्टर सिंह टाउट अस ग्रामर, ये भी जो हमारा आंसर सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए भी कैंसिल हो गया। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी को, मिस्टर सिंह टीच अस ग्रामर, तो ये वाला जो आंसर है दोस्तों हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो है अस जो है ऑब्जेक्ट है और यहाँ ये, क्योंकि ये जो हमारा लिया हुआ है जो एक्टिव है, ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रखिए दोस्तों, ये जो हमारा है क्या है? एक्टिव है। ठीक है, तो एक्टिव से हम जब पैसिव बनाते हैं तो यहाँ अस जो लिखा हुआ है ये क्या है? ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर देंगे तो बी देखिए वहाँ सब्जेक्ट हो गया। अब मिस्टर सिंह जो है ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट कर देंगे, जो मिस्टर सिंह ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और एक बात और ही ध्यान रखिएगा दोस्तों, ग्रामर का जो स्पेलिंग होता है GRAMMAR होता है। ठीक है, ये ग्रामर की स्पेलिंग भी याद रखिएगा, आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, GRAMMAR होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखिए 9वां नंबर, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें आपसे पूछा गया है कि ही हैज़ बीन एब्सेंट डैश मंडे, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। करेक्ट प्रीपोजिशन इसमें आपको चूज करना है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर जो मंडे लिखा हुआ है, यहाँ पर सिंस और फॉर का उपयोग आप जानते हैं दोस्तों? नहीं जानते तो हमारे बातों को आप ध्यान से सुनिए और इसको आप नोट करते चलिए। देखिए जब एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ हो, जैसे कि यहाँ पे मंडे लिखा है कि वह मंडे से अब्सेंट है, या फिर ट्यूसडे लिख दे, या वेडनेसडे लिख दे, या फ्राइडे लिख दे, या तो फिर इस तरह से लिख दे कि 2016 से अब्सेंट है, 2017 से अब्सेंट है, या फिर इस तरह से लिख दे कि 2 अक्टूबर से अब्सेंट है। तो ये सब एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है दोस्तों, इसके साथ हम सिंस का प्रयोग करते हैं। मगर जब आपको दिया हुआ रहे कि वह 2 वर्षों से अब्सेंट है, वह 2 वर्षों से अब्सेंट है, तो इसके साथ जो हम प्रयोग करेंगे फॉर का प्रयोग करेंगे। वह 2 वर्षों से पढ़ाई कर रहा है तो इसके साथ भी हम फॉर का प्रयोग करेंगे। या फिर कहेगा कि वह 3 वर्षों से अब्सेंट है तो इसके साथ भी आप फॉर के प्रयोग कीजिएगा। या जैसे मैं आपको कहते हैं कि आप पढ़ाई जो कर रहे हैं 5 वर्षों से पढ़ाई कर रहे हैं तो इसके साथ भी फॉर का प्रयोग होगा, क्योंकि ये जो है दोस्तों ये फिक्स टाइम नहीं है, इसलिए इसको साथ हम, जब फिक्स टाइम नहीं होगा तो हम फॉर का प्रयोग करेंगे, मगर जब फिक्स टाइम रहेगा तो उसके साथ जो हम प्रयोग करेंगे सिंस का प्रयोग करेंगे। ये देखिए कह रहा है कि वह मंडे से अब्सेंट है, यानी कि फिक्स टाइम दिया हुआ है तो फिक्स टाइम्स में हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। इसलिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिंस हो जाएगा यहाँ पर कि ही हैज़ बीन अब्सेंट सिंस मंडे, वह मंडे से अब्सेंट है। इसको आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से दोस्तों, तो इसको बार बार आप रिवीजन करते रहिएगा। अगला प्रश्न आप देखिए 10वां नंबर, चूज द करेक्ट सेंटेंस।
10वां प्रश्न में आपसे पूछा गया दोस्तों कि इसमें करेक्ट सेंटेंस जो होगा कौन सा ऑप्शन में होगा। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है आई विल गोइंग नाउ। तो बिल के बाद देखिए V1 आता है। अब बिल के बाद यहाँ पर V4 का प्रयोग किया गया जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है। और ऑप्शन नंबर बी में देखिए आई गो नाउ लिखा है जो कि गोन के पहले दोस्तों या तो हैव या हैड होना चाहिए इस ऑप्शन में, जो यहाँ पर नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी भी गलत है क्योंकि गोन है जो वर्ब का तीसरा रूप है। ऑप्शन नंबर डी को देखिए यहाँ पर लिखा आई गोइंग नाउ। तो गोइंग जो लिखा हुआ है दोस्तों ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही V4 आता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आता है? V4 आता है। अब V4 के पहले आपको इज होना चाहिए या एम होना चाहिए या तो आर होना चाहिए। किस में? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर होना चाहिए, इसके बाद V4 होना चाहिए जो कि ऑप्शन नंबर डी में उपलब्ध नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर ए को देखिए आई एम गोइंग नाउ। तो इसमें देखिए दोस्तों यहाँ गोइंग जो V4 है, V4 के पहले एम का प्रयोग किया गया क्योंकि आई के साथ एम ही लगता है, इसलिए हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका हिंदी हो जाएगा दोस्तों आई एम गोइंग नाउ, अब मैं जा रहा हूँ। ठीक, अगला प्रश्न आप देखिए 11 नंबर। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। कह रहा है कि माई सिस्टर डैश ए ड्रेस फॉर हर बर्थडे लास्ट वीक, चूज द बेस्ट ऑप्शन। इसमें आपको चूज करना है बेस्ट ऑप्शन। और देखिए यहाँ पर जब लास्ट लिखा हुआ दोस्तों या तो फिर पास्ट लिखा हुआ हो, ये बात को याद रखिएगा, लास्ट हो या पास्ट हो या तो फिर यस्टरडे हो, क्या हो? यस्टरडे। ठीक है, यस्टरडे मतलब होता है दोस्तों बीता हुआ कल और टुमारो मतलब होता है आने वाला कल। या तो फिर लास्ट हो, पास्ट हो, यस्टरडे हो या तो अगो हो। इस सबों के साथ हम दोस्तों सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। इसको आप अच्छी तरह से याद रखिएगा, लास्ट हो, पास्ट हो, यस्टरडे हो, अगो हो, सब के साथ हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लास्ट के साथ आपको यहाँ पे वीक लिख दिया, तो वीक लिख दिया उससे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, वीक मतलब सप्ताह होता है। इसके साथ आप वीक यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे अगर जो आपको मंडे लिख दे या फ्राइडे लिख दे, कुछ भी लिख दे, उसके साथ भी आप सिंपल पास्ट टेंस का ही प्रयोग कीजिएगा। आपका आंसर गलत नहीं हो सकता, आपको सिंपल पास्ट टेंस मार के आइएगा, आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। अब देखिए यहाँ पर हमको पास्ट टेंस लगाना है, तो यहाँ बाउट जो है ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ ये पास्ट टेंस है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा है बिल्कुल राइट हो गया। होगा माई सिस्टर बाउट ए ड्रेस फॉर हर बर्थडे लास्ट वीक। ठीक है, इसलिए राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न आप देखिए 12 नंबर। बर्ट्रैंड रसेल वाज अवेर्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि बर्ट्रैंड रसेल को नोबेल प्राइज कब दिया गया। तो बर्ट्रैंड रसेल को जो नोबेल प्राइज है दोस्तों 1950 ईस्वी में दिया गया, और राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि बर्ट्रैंड रसेल को नोबेल प्राइज 1950 में दिया गया। अब बर्ट्रैंड रसेल जो थे दोस्तों किस प्रोज के लिखे? तो आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड को बर्ट्रैंड रसेल लिखे हैं। अगला प्रश्न आप देखिए दोस्तों 13 नंबर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, इसमें पूछा गया आपसे कि कमला दास इज डैश पोएटेस। कमला दास इज डैश पोएटेस। तो देखिए कमला दास जो थे दोस्तों कैसा थे? तो इंडियन पोइट थे। हमारा राइट आंसर जो इंडियन पोएटेस थे, तो हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, जो इंडियन बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि कमला दास जो थे दोस्तों इंडियन पोएटेस थे। ठीक है, और कमला दास किस प्रोज के लिखे थे दोस्तों? तो माई ग्रैंड मदर हाउस को कमला दास लिखे थे। अगला प्रश्न आप देखिए 14 नंबर। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसमें कह रहा है कि सेबी बाज अ 12 ईयर ओल्ड डैश बॉय। इसमें पूछा गया आपको दोस्तों कि सेबी बाजे 12 ईयर ओल्ड डैश बॉय। तो ये जो था कैसा था? या तो चाइनीज़ था, या तो अफ्रीकन था, या तो इंडियन था, या तो जैपनीज़ था। तो दोस्तों सेबी जो था एक जैपनीज़ लड़का था, इसलिए हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा कि सेबी बाज अ 12 ईयर ओल्ड जैपनीज बॉय। ठीक है, देखिए दोस्तों ये जो सेबी जो नाम है जो बॉय का, इसको कोहड़ा जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में गोर्ड, GOURD, गोर्ड को जमा करने की दोस्तों इनकी आदत थी सेबी की। कोहड़ा को जमा करने की, गोर्ड को जमा करने की
किसकी आदत थी? सेबी को। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सेबी की क्या चीज़ का जमा करने का आदत था? तो गोल्ड का जमा करने की आदत था, जिसको हम हिंदी में कोहड़ा बोलते हैं। और दोस्तों ये जो लिखा गया ये चैप्टर का जो नाम है सेबी का, द आर्टिस्ट है चैप्टर का नाम दोस्तों। और द आर्टिस्ट का जो लेखक हैं वो सिंगा नोया हैं। कौन है द आर्टिस्ट का लेखक? सिंगा नोया। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखिए 15 नंबर। बर्ट्रैंड रसेल वाज ए फिलोसोफर एंड अ डैश, चूज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों देखिए फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है हिस्टोरियन, सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है साइंटिस्ट, थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ मैथमेटिशियन और लास्ट ऑप्शन में लिखा हुआ ए एंड सी बोथ। यानी कि बर्ट्रैंड रसेल वाज अ फिलोसोफर एंड अ, और यानी कि फिलोसोफर और क्या थे बर्ट्रैंड रसेल? तो देखिए दोस्तों फिलोसोफर थे और वो थे हिस्टोरियन थे और मैथमेटिशियन थे। इसलिए हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ए एंड सी बोथ। ठीक है। अगला प्रश्न आप देखिए 16 नंबर। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाई, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि आई हैव अ ड्रीम का जो डिलीवर किए हैं दोस्तों, लिखे हैं, वह किसने लिखे हैं? तो जूनियर मार्टिन लूथर किंग लिखे हैं। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जूनियर मार्टिन लूथर किंग जो थे दोस्तों, हमारा आई हैव अ ड्रीम लिखे हैं। और एक बात को आप और याद रखिए दोस्तों कि इनको जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1964 ईस्वी में, 1964 ईस्वी में दोस्तों जूनियर मार्टिन लूथर किंग को नोबेल प्राइज़ दिया गया था। कब दिया गया था? 1964 ईस्वी में। ये भी आप याद रखिएगा। और ये जूनियर मार्टिन लूथर किंग जो थे दोस्तों, अमेरिका के मशहूर वक्ता थे। ये भी आप याद रखिएगा कि जूनियर मार्टिन लूथर किंग जो थे अमेरिका के मशहूर वक्ता थे। अगला प्रश्न आप देखिए 17 नंबर। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें आपसे पूछा गया है कि देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, डैश इज फ्रॉम द पोएम। दोस्तों ये जो लाइन लिया गया है दोस्तों, ये कौन सा प्रोज से लिया गया है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, डैश इज फ्रॉम द पोएम, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये जो लिया गया है दोस्तों, हमारा इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, माई ग्रैंड मदर हाउस से ये लाइन लिया गया है। इसलिए हमारा राइट आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी, माई ग्रैंड मदर हाउस से यह लाइन जो है लिया गया है। अगला प्रश्न आप देखिए 18 नंबर। द लाइन इन हट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज टेकन फ्रॉम। दोस्तों ये जो लाइन लिखा हुआ है इन हट्स एट पीस कॉमा अंडर एन इंग्लिश हेवन इज टेकन फ्रॉम, ये लाइन जो है दोस्तों किस प्रोज से लिया गया है? तो द शोल्डर से लिया गया है। इसलिए हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और दोस्तों द शोल्डर के जो लेखक थे रूपर्ट ब्रूक थे। ये भी आप याद रखिएगा। ये रूपर्ट ब्रूक का जो मृत्यु हुआ था दोस्तों, इनका मृत्यु कब हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वार में हुआ था दोस्तों इनका मृत्यु। फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो हुआ था रूपर्ट ब्रूक का मृत्यु हुआ था और 1915 ईस्वी में हुआ था। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक कि जो द शोल्डर के लेखक जो थे दोस्तों रूपर्ट ब्रूक, इनका मृत्यु फर्स्ट वर्ल्ड वार में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1915 ईस्वी में हुआ था। ये भी आप याद रखिएगा दोस्तों। इनको बार पोइट कहा जाता है, रूपर्ट ब्रूक को बार पोइट कहा जाता है। ये भी आप याद रखिएगा, आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आप देखिए 19 नंबर। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। इस प्रश्न में कह रहा है कि ही डैश वीडियो गेम्स, यानी कि इसमें आपको चूज करना है दोस्तों करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो देखिए ही जो है दोस्तों ये सिंगुलर प्रोनाउन है। ही जो है क्या? सिंगुलर प्रोनाउन। तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर ही आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी में जो है एम लिखा हुआ है, जो कि आई के साथ एम आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा नहीं होगा। यहाँ पर आर प्लेइंग लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, जो कि आर जो है दोस्तों ये प्लुरल
ये आर जो है प्लूरल वर्ब है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। अब देखिए आगे यहाँ पे लिखा हुआ है हैड प्लेइंग। तो हैड के बाद दोस्तों भी थर्ड आता है, जो कि हैड के बाद भी थर्ड नहीं लिखा हुआ, ये तो ऑप्शन ही हमारा गलत दिया हुआ है, हैड के बाद भी थर्ड नहीं है। ठीक, अब देखिए लास्ट ऑप्शन बच गया इज प्लेइंग, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों इज यहाँ लिखा हुआ है और इज जो है सिंगुलर वर्ब है, इसलिए हमारा ही के साथ जब भी आएगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा। इज यहाँ पर जो इज है सिंगुलर वर्ब है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों कि ही इज वीडियो गेम्स, सॉरी ही इज प्लेइंग वीडियो गेम्स। ठीक है, ही इज प्लेइंग वीडियो गेम्स मतलब वह वीडियो गेम को खेल रहा है, वह वीडियो गेम खेल रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखिए 20वां नंबर। ये प्रश्न जो है दोस्तों ध्यान से देखिएगा कि द टीचर डैश द लेसन यस्टरडे। आपको हम बताएं तो इसमें चूज करना है आपको करेक्ट ऑप्शन दोस्तों कि यस्टरडे के साथ सिंपल पास्ट टेंस आता है, ये हम आपको बताए हैं। और देखिए ऑप्शन यहाँ पे 4 को दिया हुआ है दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन होगा आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि ही टीचर डैश द लेसन यस्टरडे। और यहाँ पर जो पास्ट टेंस आएगा, क्योंकि यस्टरडे मतलब होता है बीता हुआ कल, इसके साथ पास्ट टेंस आता है। तो ये चारों ऑप्शन में दोस्तों हमारा राइट आंसर कौन होगा आप हमको कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन को हम पहले आपको बता चुके हैं, इसलिए आप हम कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन होगा 20 नंबर प्रश्न का। ठीक है, आपका रिप्लाई हम ज़रूर देंगे, आप इसका कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आई होगी, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। आपको इस चैनल